मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं। साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के लेखक हैं एन पार्थ सारथी और इसके अनुवादक हैं आर विलीनाथन। अपने वाचन के पिछले क्रम में मैं यह गली बिकाऊ नहीं के भाग 9 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के भाग 10 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दूसरे दिन सवेरे से रिहर्सल खूब जोर शोर से चलने लगा। गोपाल चाहता था कि चाहे जो कुछ भी हो, मंत्री महोदय के दिए हुए डेट पर उनकी अध्यक्षता में नाटक का मंचन हो जाए। नियत दिन के बहुत पहले ही रिहर्सल पूरा कर नाटक को पक्का रूप देने के प्रयत्न होने लगे। पार्श्व गायक गायिकाओं द्वारा गीतों का गोपाल ने प्री रिकॉर्ड करवा लिया। फिल्मी जगत के एक संगीत निर्देशक ने गीतों की धुनें बनाकर बड़ा दिलकश अंदाज पैदा किया था। नाटक ठीक कितने समय का होगा, इसका ठीक ठीक पता लगाने के लिए फाइनल स्टेज रिहर्सल का इंतजाम एक अस्थायी नाटक थिएटर में ही किया गया। गोपाल ने उसी दिन प्रेस प्रीव्यू रखने का निश्चय किया। नाटक के प्रथम मंचन और उसके बाद के प्रदर्शनों में हाउसफुल होने के लिए सभी पत्र पत्रिकाओं में प्रशस्ति मूलक शब्द ही छपे। गोपाल ने इसकी भी पूरी व्यवस्था कर रखी थी। इसके अलावा एक और योजना भी गोपाल के मन में उभर आई। मलेशिया के पिनांग से अब्दुल्ला नाम के एक धनी रसिक मद्रास आए हुए थे। वे वहां के प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक थे। उनका एक पेशा यह भी था कि भारत की नाटक मंडलियों को अनुबंध द्वारा मलाया ले जाते और जगह जगह नाटक का मंचन कर पैसे बनाते और बनवाते। गोपाल नाटक मंडली के प्रथम नाटक प्रेम एक नर्तकी का, जिसका प्रथम मंचन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में होना था, उसी दिन पिनांग के अब्दुल्ला को नाटक में बुलाने का भी निर्णय हुआ। यह आशा की गई कि नाटक देखने के बाद वह गोपाल और गोपाल की नाटक मंडली को इस नाटक के मंचन हेतु कम से कम 1 महीने के लिए मलाया सिंगापुर में अनुबंध पर बुलाएंगे। अतः नाटक मंडली वालों की यह कोशिश रही कि नाटक पूरी तरह सफल हो, ताकि अब्दुल्ला भी इस अनुबंध के लिए बाध्य हो। नाटक नाटक के लिए सफल हो या न हो, दूसरे कई कारणों के लिए सफल हो, गोपाल का यह प्रयास मुत्तुकुमरन को नहीं भाया। मंचन के प्रथम दिन जिल संपादक कनियलक्कू मुत्तुकुमरन से भेंट करने के लिए आ गया। इस समय भेंट वार्ता छपे तो बड़ा अच्छा रहेगा। गोपाल की योजना का इसके पीछे हाथ था, लेकिन मुत्तुकुमरन ने जिल पर ऐसी फप्ती कसी कि वह शक पका गया। उसके हर सवाल का जवाब टेढ़ा मेढ़ा ही मिला। उसके प्रति मुत्तुकुमरन का कोई आदर भाव नहीं रहा। मैंने कितने ही बड़े बड़े लोगों से भेंट की है, त्यागराज भागवतर, पीयू चिनप्पा, टीआर राजकुमारी, सबको मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं उतना बड़ा आदमी नहीं। हमारे जिल में आपकी एक भेंटवार्ता छप जाए तो आप अपने आप बड़े हो जाएंगे। तो कहिए कि बड़े आदमी बनाने का काम आप बहुत दिनों से कर रहे हैं। हमारे जिल की यह नियामत है। हाँ, जिल भी तो एक नियामत है। अच्छा, छोड़िए उन बातों को, अब हम काम की बात करेंगे। हाँ हाँ, कहिए, आपको क्या चाहिए? आपने कला के जगत में कब पदार्पण किया? कला जगत कहने का क्या मतलब है, पहले यह बताइए, बाद में मैं आपको जवाब दूंगा। मेरा जाना माना जगत एक ही है। उसमें भूख प्यास, अमीरी गरीबी, तोष रोष, सुख दुख, शोक संताप सब सम्मिलित है। आप तो किसी दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं। आप यह क्या कह रहे हैं? कला की ही दुनिया में तो आप, मैं और गोपाल साहब रहते हैं। वह कैसे? आप और मैं मिलकर जिस किसी दुनिया में रह सकते हैं, वैसी कोई दुनिया रह ही नहीं सकती। अजी साहब, हम दोनों इस तरह बोलते रहें
तो भेंट वार्ता की एक पंक्ति भी नहीं लिखी जा सकती। चिंता मत कीजिए, आपको जो चाहिए पूछिए, बता देता हूँ। वह तो मैंने पूछ ही लिया, आप ही ने अब तक कोई उत्तर नहीं दिया। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसी भेंट वार्ता लिख कर लाता हूँ जिसमें आप जवाब देते हैं और मैं सवाल करता हूँ। सवाल जवाब मैं फिट कर लूंगा, उसमें आप अपना दस्तखत भर कर दीजिएगा बस। पढ़कर दस्तखत करूं या बिना पढ़े ही कर दूं, आपकी मर्जी। पढ़ना चाहे तो पढ़कर कीजिएगा। मुत्तु कुमरन को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन जिलजिल जैसे चापलूस को एक आदमी मानकर उस पर अपना क्रोध उतारने के विचार तक को वह मन में नहीं लाना चाहता था। पर जिलजिल का मुंह खुलवाकर गप्पे लड़ाने की इच्छा जोर मार रही थी। उसके पहले सवाल के जवाब में अपनी जन्मतिथि, कुटुंब की गरिमा, मदुरई की वायस कंपनी की नौकरी आदि का विवरण दिया और अगले सवाल की उससे प्रतीक्षा की। दूसरा सवाल करने के पहले ही जिलजिल ने थके हारे मन से जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली और एक सिगरेट निकालकर मुत्तु कुमरन के आगे बढ़ाई। मुत्तु कुमरन ने इनकार करते हुए कहा, नहीं धन्यवाद, बहुत दिनों तक यह आदत पाले रहा, अब कुछ दिनों से छोड़ दी है। अरे, कला की दुनिया में जिन योग्यताओं की जरूरत होती है उनमें एक भी आप में नहीं है। मिस्टर जिलजिल, अभी आपने जो कुछ कहा उसका क्या मतलब है? सुधनी, पान सुपारी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, औरत, इनमें एक भी न हो तो कोई कलाकार कैसे हो सकता है? कोई हो तो नहीं मानेंगे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरा मतलब है, कहते हुए जिलजिल ने सिगरेट सुलगाई। उस कुबड़ शरीर वाले जिलजिल को धुआं निगलते उगलते देखकर मुत्तु कुमरन को तमाशा सा लगा। इस बीच जिलजिल ने अपना दूसरा सवाल शुरू किया। आपका लिखा या खेला हुआ पहला नाटक कौन सा है? इतना जरूर याद है कि मैंने कोई नाटक लिखा है और खेला है, पर वह कौन सा रहा होगा यही याद नहीं आता। सर, इस तरह के जवाब का हम क्या करेंगे? आपके सभी जवाब एक जैसे मालूम होते हैं। पाठकों को दिलचस्पी होनी चाहिए ना। निश्चय ही ऐसे जवाब नए होंगे मिस्टर जिलजिल, क्योंकि सभी भेंट वार्ताओं में एक ही जैसे सवाल और जवाब पढ़कर पाठक उकता गए होंगे। कहकर मुत्तु कुमरन ने अपनी आवाज धीमी कर पूछा, अब तक तो ये सवाल और जवाब दोनों आप ही के लिखे हुए होते हैं ना? हाँ, बात तो सच है। कागज पर कुछ लिख लेने के बाद जिलजिल ने अगला सवाल किया, आपके पसंद के नाटककार कौन है? क्यों, मैं खुद हूं? ऐसा कहेंगे तो क्या होगा? जवाब जरा नम्र हो तो अच्छा होगा। मुझी को मैं पसंद नहीं आया तो और किसको पसंद आऊंगा? अच्छा छोड़िए, अगला सवाल सुनिए। क्या आप यह बता सकते हैं कि कला के क्षेत्र में आपके क्या आदर्श हैं? आदर्श तो बहुत बड़ा शब्द है। आपके मुंह से इतनी सहजता और धैर्य के साथ इस शब्द का प्रयोग देखकर मुझे भय हो रहा है मिस्टर जिल। मुझे इस बात का संदेह है कि इस शब्द का उच्चारण तक करने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति आज की कला के क्षेत्र में कोई होगा भी या नहीं। मुत्तु कुमरन और जिलजिल इन बातों में उलझे थे कि माधवी वहां आई। आप आती हैं तो सचमुच बाहर ले आती हैं, कहकर जिलजिल हंसा। किसी फोड़े की तरह उसका थोबड़ा उभर आया। यह देखकर मुत्तु कुमरन को उबकाई आई। अच्छा, अगला सवाल है मेरा, कहिए, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? किसी मर्द से इस तरह के सवाल पूछने और जवाब छापने से आप किसी भी तरह पाठकों को बांध नहीं सकते मिस्टर जिलजिल। परवाह नहीं, अब जवाब दीजिए। जवाब दूं? हाँ, दीजिए। माधवी की ओर इशारा कर मुत्तु कुमरन बोला, कोई बाहर आए तो शादी करने का विचार है, ऐसा ही लिख लूं? ऐसा ही का क्या मायने? माधवी जैसी सर्वांग सुंदरी मिले तो शादी करूंगा। नाटककार मुत्तु कुमरन की यह प्रतिज्ञा है, लिख लूं? यह इच्छा मात्र है। इच्छा और प्रतिज्ञा अलग अलग है। इसे प्रतिज्ञा कहना गलत है। पत्रिका की भाषा में हम ऐसा ही कहते हैं। पत्रिका की इस भाषा को भाड़ में झोंकिए। गुस्सा मत कीजिए। छी, यह कोई गुस्सा है? मैं सचमुच गुस्सा करूं तो थरथरा जाएंगे आप। मेहरबानी करके मेरे अगले सवाल का बिना गुस्सा किए जवाब दीजिएगा। आपकी अगली योजना क्या है? वह तो मेरा भविष्य ही जाने।
मैं क्या जानूं, आप भी खूब मजाकिया बातें करते हैं। मजाकिया? हाँ, हास्य की। इसमें कौन सा बड़ा हास्य हो गया? मुत्तु कुमरन माधवी की ओर देखकर मुस्कुराया, जिलजिल झुककर कुछ लिखने लगा। एक मिनट इधर, अंदर आइए। माधवी ने मुत्तु कुमरन को आउट हाउस के बरामदे से अंदर बुलाया, तो वह उसके साथ अंदर चला गया। इस आदमी के सामने ऐसी बातें क्यों की? कैसी बातें? इनकी तरह कोई बाहर आए तो शादी करने का विचार है? तो कहो कि तुम्हारे ख्याल से मुझे यह कहना चाहिए कि शादी करूं तो मैं इसी से शादी करूंगा। मेरी गलती माफ कर दो। मेरे कहने का मतलब वह नहीं, तो फिर क्या? उन्होंने यह लिख लिया है कि माधवी जैसी मनोहर सुंदरी मिले तो शादी करूंगा। नाटककार मुत्तु कुमरन की प्रतिज्ञा है। अब इसे गोपाल साहब पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे? तो फिर तुम्हारा छुटकारा नहीं होने का। तुम्हें गोपाल का डर लग रहा है। डर किस बात का? आप मेरी बात समझते नहीं। समझता खूब हूं। शेरों से डरने वाली हिरनियां मुझे पसंद नहीं। मुझे डराने वाला शेर और कहीं नहीं है, इधर है, कहकर माधवी ने मुस्कुराते हुए उसकी मीठी चुटकी ली। बदले में मुत्तु कुमरन भी मुस्कुराया, पर उसे इस बात का पता था कि वह मन ही मन गोपाल से डर रही है। इसका फायदा उठाकर वह हद से ज्यादा उसका इम्तिहान लेना या डराना नहीं चाहता था, इसलिए हंसकर रह गया। माधवी भी उसके गांभीर्य के सामने अपने को डरपोक साबित करना नहीं चाहती थी। उसने अपनी बेबसी को हंसकर टाल दिया। जिलजिल ने कुछ और बेतुके और उबाऊ सवाल किए, मुंह तोड़ जवाब पाए और अपनी भेंटवार्ता पूरी कर चल पड़ा। उस रात को नारद गान सभा के मंच पर स्टेज रिहर्सल हुआ, जो बड़ा सफल रहा। रात के 11 बज गए। नाटक 8 बजे शुरू हुआ और ठीक 11 बजे खत्म हुआ। नाटक 3 घंटे का ही रहे या 2.5 घंटे का बनाया जाए, गोपाल ने मुत्तु कुमरन, माधवी और अन्य कुछ मित्रों से सलाह मशविरा किया। जो लोग 3 या 3.5 घंटे बैठकर सिनेमा देखते हैं, वे अच्छे सुरुचिपूर्ण नाटक देखने में आनाकानी नहीं करेंगे। किसी भी दृश्य को काटना नहीं चाहिए। नाटक जैसे का तैसा रहे। कहीं कैंची चली तो अपना प्रभाव खोकर हल्का फुल्का हो जाएगा। मुत्तु कुमरन अपनी बात पर अड़ा रहा, तो गोपाल को लाचार होकर चुप हो जाना पड़ा। दूसरे दिन शाम को मंत्री महोदय की अध्यक्षता में नाटक का मंचन होना था, इसलिए सबको जल्दी घर जाकर इस रिहर्सल की रात को थकान सोकर उतारनी भी थी। उन्हें कहा गया कि अगले दिन शाम को 5 बजे अड़ामलई मंडरम में हाजिर हो जाना चाहिए। ठीक 6 बजे नाटक शुरू होगा। मंत्री महोदय अंतिम दृश्य के पहले अध्यक्ष का आसन ग्रहण कर नाटक की प्रशंसा में कुछ कहेंगे। अगली रात का सारा कार्यक्रम पूरा होते होते रात के 10 बज ही जाएंगे। नाटक देखने के लिए शहर के कई प्रमुख व्यक्ति, अन्य नाटक मंडलियों के सदस्य, पिनांग के अब्दुल्ला आदि विशेष रूप से निमंत्रित थे। इसलिए स्टेज रिहर्सल के पूरे होने की या रात या दूसरे दिन की सुबह नाटक को घटाने बढ़ाने या परिमार्जित करने के विषय में सोचने तक को किसी को समय नहीं मिला। स्टेज रिहर्सल देखने वालों में सिर्फ जिलजिल ही ऐसा था जो सबसे यही कहते हुए नजर आया, नाटक में हास्य कम है, थोड़ा होता तो अच्छा होता। मेरे विचार से पर्याप्त हास्य है। अगर कहीं कमी बेसी नजर आएगी तो दर्शकों की गैलरी से आपको बुला लेंगे। मुत्तु कुमरन ने उसे टोका तो जिलजिल का मुंह आप ही आप बंद हो गया। दूसरी शाम को अन्नामलई मंडरम हाउसफुल हो गया। अनेक व्यक्तियों को टिकट नहीं मिला। फलतः निराश होकर घर वापस लौटना पड़ा। नाटक ठीक 6 बजे शुरू हुआ। मंत्री महोदय और पिनांग के व्यापारी अब्दुल्ला पौने 6 बजे ही आ गए थे। हर दृश्य में संवाद, अभिनय और गीत प्रस्तुति के लिए तालियां बजती रही। मध्यांतर में पिनांग के व्यापारी अब्दुल्ला ने ग्रीन रूम जाकर गोपाल से कहा, जनवरी में तमिलों का त्योहार है। पोंगल के समय आप मलेशिया आ जाइए और 1 महीने के लिए विभिन्न स्थानों पर यही नाटक खेलिए। 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। आने जाने का खर्च, ठहरने की व्यवस्था, यह सब हमारे जिम्मे है। उम्मीद करूं कि आप हमारी गुजारिश पर जरूर आएंगे। यह सुनकर गोपाल फूला न समाया। अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देखकर उसका दिल बलियों उछलने लगा। मध्यांतर के बाद नाटक ने नाटकी मोड़ लिया और उसमें और भी चमक भरी गति आई।
माधवी के नृत्य, अभिनय और गान को सुनकर ऐसी करतल ध्वनि हुई कि सभा भवन हिल उठा। अंतिम दृश्य के समापन के पूर्व मंत्री महोदय और अब्दुल्ला मंच पर आए। मंत्री के सामने माइक रखी गई, हार पहनाया गया। इसके बाद वे बोले, तमिल समुदाय के स्वर्णिम युग का यह नाटक यह प्रतिपादन करता है, इसके पहले हमें ऐसा कोई नाटक देखने को ही नहीं मिला। भविष्य में भी इसकी कोई आशा नहीं कि मिलेगा। न भूतो न भविष्यति की सूक्ति को यह नाटक चरितार्थ करता है। वीर्य, शौर्य और प्रेम से परिप्लावित इस दृश्य काव्य के प्रणेता का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भूमिका में उतरे पात्रों को साधुवाद देता हूँ और अंत में आज के दर्शकों और भविष्य के दर्शकों के भाग्य की सराहना करता हूँ। इस संस्तुति माला पहनाने के साथ ही मंत्री महोदय ने गोपाल को फूलमाला पहनाई। गोपाल को तत्काल मुत्तु कुमरन का ख्याल हो आया, कहीं मुत्तु कुमरन बुरा न मान जाए। इस डर से दर्शकों की गैलरी में पहली पंक्ति के सामने बैठे हुए मुत्तु कुमरन को मंच पर बुलवाया और पिनांग के अब्दुल्ला के हाथ में एक माला देकर उसे पहनाने की प्रार्थना की। मुत्तु कुमरन ने भी मंच पर आकर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अब्दुल्ला के हाथों माला स्वीकार की। इतने से संतोष कर नाटक का अंतिम दृश्य आरंभ हो गया होता तो अच्छा होता। तुम भी दो शब्द बोलो उस्ताद, कहकर गोपाल ने मुत्तु कुमरन के आगे माइक बढ़ाई। मुत्तु कुमरन उस समय घमंड के नशे में चूर था। उसके भाषण में भी वह नशा खूब उभर आया। मुझे अभी अभी यह माला पहनाई गई, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ही माला पहनाने की बात से नफरत सी होती रही है, क्योंकि माला पहनते हुए माला पहनाने वाले के आगे एक पल के लिए ही सही सिर झुकाना पड़ता है। मेरा सिर झुकवाकर कोई मेरा आदर सत्कार करे, इसे मैं कतई पसंद नहीं करता। मैं सिर तान कर रहना ही पसंद करता हूँ। मेरे गले में माला पहनाने के बहाने साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने सामने मेरा सिर झुकवाने की हैसियत रखे, यह कैसी विडंबना है। धन्यवाद। मुत्तु कुमरन के भाषण से पिनांग के अब्दुल्ला का मुंह जरा सा हो गया। गोपाल शक पका गया। मुत्तु कुमरन किसी बात की चिंता किए बिना सिंह की चाल से मंच से उतरकर अपने आसन की ओर बढ़ा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के भाग 10 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।